वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ITLS। आप सभी लोगों का ITLS अकेडमी में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे DNA का इंट्रोडक्शन पार्ट। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज DNA, स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो उसके न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करता है और इसके अलावा कौन सी प्रोटीन कब कोड होनी है, कब कोड नहीं होनी है, और हमारे जो सेंट्रल डोग्मा है ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसको कंट्रोल करता है। ये होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बाउंड टुगेदर बाय अ फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन देयर सुगर। न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना होता है और उसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है उस पे फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसकी सुगर मॉलिक्यूल्स पे। नेक्स्ट हम देखते हैं a nucleic acid chain growing by a attachment of 5' phosphate group of a incoming nucleotide to the 3' hydroxyl group of the last nucleotide on a growing chain। हम न्यूक्लिक एसिड की चेन को ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पहला कार्बन मतलब जो भी ग्रोइंग चेन होती है, जो उसका लास्ट न्यूक्लियोटाइड होता है वो और जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड होता है वो, उस दोनों में इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन किस किस के बीच में होती है, उसके 3' एंड और 5' एंड के। 3' और 5' में जब इंटरेक्शन होती है तो उस इंटरेक्शन से बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और उस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से वो जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड होता है वो हमारा ग्रोइंग चेन में ऐड हो जाता है। वो कैसे ऐड होगा वो हम अपने आगे इस वीडियो लेक्चर। न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा उसमें बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा होता है सुगर मॉलिक्यूल्स, दूसरा हमारा होता है फॉस्फेट ग्रुप और तीसरे हमारे होते हैं नाइट्रोजनस बेस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है RNA और दूसरा हमारा होता है DNA। जो RNA और DNA क्या है, जो DNA होता है हमारा वो मोस्टली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। वहीं जो हमारा RNA होता है वो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है या फिर सिंगल हेलिक्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो RNA और DNA में डिफरेंस होता है वो होता है हमारा थाइमीन और यूरेसिल का। DNA में थाइमीन प्रेजेंट होता है और जो हमारा RNA होता है उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इसमें जो DNA होता है हमारा ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे क्या काम करना है, उसकी प्रोसेस को आगे जो फर्दर प्रोसेसिंग होती है वो करता है हमारा RNA। जैसे अगर हम सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो सेंट्रल डोग्मा में सबसे पहले आता है रेप्लिकेशन के बाद आता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन के बाद आता है हमारा ट्रांसलेशन। अब जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन को मैंने यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया है, ट्रांसक्रिप्शन को T से रिप्रेजेंट किया है, ट्रांसलेशन को TR से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए वही रेप्लिकेट होने के बाद क्या बनता है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन से mRNA। यहाँ पे जो पहली प्रोसेस हुई वो जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन की वो होती है DNA में। फिर हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद हमारा बनता है RNA जो होता है mRNA। फिर फर्दर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो हमारी कंडक्ट कराई जाती है rRNA और हमारे tRNA के द्वारा। तो ये होते हैं टाइप न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि न्यूक्लिक एसिड कैसे एग्जिस्ट में आया, कैसे हमने इसके बारे में जाना वो हम देखते हैं। In 1871 मिस्टर पब्लिश्ड अ पेपर ऑन न्यूक्लिन, the viscous substance extract from a cell nuclei. In his writing, he made no mention of the function of nuclein. सबसे पहले क्या हुआ, 1871 में एक साइंटिस्ट हुए थे F. मिस्टर। उन्होंने क्या किया,
जो हमारी पस सेल्स होती है बेसिकली लिम्फोइड सेल्स। उन्होंने लिम्फोइड सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया। लिम्फोइड सेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि जो उसका न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस में कोई एक विस्कस मटेरियल प्रेजेंट है, और वो जो विस्कस मटेरियल है उसमें हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हमारे फास्फोरस प्रेजेंट है, इसके अलावा उसमें और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर लिया और इस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। लेकिन उन्होंने न्यूक्लिन को डिस्कवर तो किया, लेकिन वो उसके कैरेक्टरिस्टिक को, वो उसके फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर पाए। वो ये नहीं बता पाए कि इसका एक्चुअल में फंक्शन क्या है, कि ये एक्चुअल में क्या चीज है और कैसे ये फंक्शन करता है। तो उन्होंने फंक्शनिंग के बारे में अपने रिसर्च पेपर में कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं की। उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ टाइम बाद एल्दर फ्लेमिंग, अ लीडिंग सेल बायोलॉजिस्ट, डिस्क्राइब हिज वर्क on the nucleus in 1882, admitted that the biological significance of substance was unknown. We know now that the purpose of DNA contained in the nucleus of cell is store information. तो हमारे मिस्टर थे, उन्होंने न्यूक्लिन को डिस्कवर कर दिया लेकिन उसके फंक्शन को नहीं बताया। उसके बाद क्या हुआ, 1882 में एक नए सेल बायोलॉजिस्ट आए हमारे, डब्ल्यू फ्लेमिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से न्यूक्लियस पे अपना वर्क किया और न्यूक्लियस से वर्क करने के बाद उन्होंने ये बात को कंक्लूड किया कि जो हमारा विस्कस मटेरियल है वो हमारा, मतलब जो हमारा विस्कस मटेरियल है वो हमारा है न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को या फिर स्टोरेज, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है। तो ऐसे हमारा न्यूक्लिक एसिड एग्जिस्टेंस में आया और ऐसे हमने न्यूक्लिक एसिड को, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि डीएनए क्या है हमारा। तो डीएनए है हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन एटम्स। जो डीएनए है हमारा वो है एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। इसके अलावा इट इज असेंबल्ड इन अ यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड that are composed of phosphorylated ribose sugar and nitrogenous base। ये जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए हमारा जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये इसकी बेसिक यूनिट है। n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में असेंबल्ड होते हैं और हमारे डीएनए को बनाते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या होता है, फॉस्फोरिलेटेड शुगर प्रेजेंट होती है, इसके अलावा नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। There are four nitrogen base that make up the majority of DNA found in all organisms in nature। मतलब जितने भी organisms हैं, जितने भी living organisms हैं, वो सारे, उन सब में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। वो सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं और न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं हमारे नाइट्रोजिनस बेस। और ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये बेसिकली होते हैं 4 टाइप्स के। पहला हमारा होता है एडेनिन, दूसरा हमारा होता है थाइमीन, तीसरा हमारा होता है साइटोसिन और चौथा हमारा होता है ग्वानिन। पहला हमारा हुआ एडेनिन जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर थाइमीन जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमारा ग्वानिन जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है साइटोसिन जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस आर अटैच्ड टू द डीऑक्सीराइबोस सुगर विच फॉर्म अ पॉलीमर विद द डीऑक्सीराइबोस सुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, ये जो हमारे जितने भी नाइट्रोजिनस बेस हैं एटीजीसी, ये सारे प्रेजेंट, ये किससे अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं डीऑक्सीराइबोस सुगर से। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। मतलब इसकी डीऑक्सी ही, यहाँ पे जो इसका जो डी है, डीएनए का जो डी है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें डीऑक्सीराइबोस सुगर प्रेजेंट है। और इसी जो डीऑक्सीराइबोस सुगर है उसी से हमारे ये चारों नाइट्रोजिनस बेस अटैच होते हैं और ये अटैच होते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट है लीनियर असेंबल ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेक अ वन स्टैंड। अगर ये डीएनए है, मतलब ये एटीजीसी है, ये हमारे लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो ये डीएनए का सिर्फ एक स्टैंड बनाते हैं। वहीं 2 स्टैंड, अगर ये 2 स्टैंड प्रेजेंट है हमारे,
तो ये बनाते हैं हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमारी इस टाइप से, अगर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का प्रेजेंट है तो वो हमारा लीनियर डीएनए बनाएगा, वहीं जब 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है हमारे तो वो बनाते हैं हमारे डीएनए हेलिक्स। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्टोर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स इन अ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर। अच्छा देखिए, हमने बेसिकली ये जाना था कि जो हमारा डीएनए होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो हमने 4 नाइट्रोजनस बेस पढ़े थे ATGC, उन्हीं सीक्वेंस में ये इंफॉर्मेशन को कोड करता है। मतलब हम ये बात कह सकते हैं जैसे एक कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर में जो उसकी लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी। और बाइनरी में क्या मोस्टली क्या होता है, 0 और 1। मतलब जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं या माय नेम इज, कोई भी इंफॉर्मेशन हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो वो क्या होती है, वो कंप्यूटर उसे एज अ बाइनरी में कन्वर्ट करके और बाइनरी में समझता है, और समझने के बाद फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस करने के बाद फिर हमें हमारा रिजल्ट मिलता है। वो खैर अलग प्रोसेस है। लेकिन ये बात है कि जैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वैसे ही जो हमारा डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन को ATGC के फॉर्म में समझता है और उसी पे आगे फर्दर प्रोसेस करता है। तो ऐसे हमारा डीएनए है, डीएनए इस सीक्वेंस को कोड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नाइट्रोजनस बेस, मतलब ये हमारा डीएनए, ये हमने डीएनए से बना लिया अपना mRNA। मतलब ये हमारा डीएनए था, ये हमारा था डीएनए, हमने इसमें रेप्लिकेशन किया, रेप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद हमें ये मिल गया mRNA। और ये mRNA पे AU, मतलब हमने पहले बनाया डीएनए, ये है हमारा डीएनए, डीएनए में रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन करने के बाद ये हमें बना mRNA, ये हमें इस टाइप से मिलता है, ये हमें मिल गया mRNA। अब उसके बाद क्या होगा, आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी, और ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस हमें tRNA के द्वारा परफॉर्म की जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन क्या है, यहाँ पे ये है हमारा AUG। जब ये क्या करेगा, ये जो हमारा राइबोसोम पे जाके अटैच होगा, मतलब मान लो ये हमने राइबोसोम पे जाके अटैच हो गया, हमारा राइबोसोम को मैंने यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया, तो क्या होगा, यहाँ पे फिर इसके एंटीकोडॉन बनेंगे, और एंटीकोडॉन क्या करेंगे, फिर जो हमारा एंटीकोडॉन से फिर एंटीकोडॉन बनेंगे, एंटीकोडॉन होने के बाद क्या होगा, एक हमारा होगा tRNA, ये हमारा tRNA। जैसे ही यहाँ पे जाके राइबोसोम पे ये कोडॉन, ये हमारे कोडॉन है 3, और ये हमारे एंटीकोडॉन, जैसे ही ये एंटीकोडॉन की प्रोसेस होती है, वैसे ही क्या होता है, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाती है, और वो इंफॉर्मेशन रिलीज होने के बाद जाती है tRNA पे, और tRNA ये समझ जाता है कि AUG का मतलब है ये मिथुनिन को कोड करता है। मिथुनिन एक अमाइनो एसिड है, तो इसको ये AUG था, AUG हमें किससे मिला, डीएनए से हमें क्या मिला, सीक्वेंस के फॉर्म में हमें एक कोड या इंफॉर्मेशन मिल गई। ये जो इंफॉर्मेशन है ये कोड करती है हमें मिथुनिन को। तो क्या होगा, फिर जाके आगे फर्दर इसमें जब हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से tRNA को ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आप जाइए मिथुनिन अमीनो एसिड्स को खुद पे 4 अमीनो एसिड्स को लेके आइए, और फिर क्या होगा, मिथुनिन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे एंटीकोडॉन होगा, जैसे CAA हुआ हमारा, फिर CAO हमारा लाइसिन को कोड करता होगा, तो फिर से ये tRNA जाएगा, tRNA फिर से लाइसिन को लेके आएगा, और फिर लाइसिन हमारा इससे अटैच हो जाएगा। फिर ऐसे ये फर्दर प्रोसेस चलती रहेगी, कब तक, जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के द्वारा या डीएनए के सीक्वेंस द्वारा कंडक्ट की जाती है। देखिए यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस, वो जो इंफॉर्मेशन मिली वो हमें AUG के फॉर्म में मिली, और जो AUG है ये हमारे डीएनए के और RNA के सीक्वेंस ही हैं, और ये हमारे नाइट्रोजनस बेस है। इससे ये बात हम समझते हैं कि जो डीएनए होता है उसके जो सीक्वेंस होते हैं, उन्हीं सीक्वेंस में उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर प्रोटीन कोडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो ये है हमारा डीएनए की बेसिकली वर्किंग, कि कैसे डीएनए अपने सीक्वेंस को यूज करके प्रोटीन बनाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कि हमारा जो डीएनए है वो कैसे बना होता है। तो सबसे पहले क्या था, अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाज डिस्क्राइब्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जो डीएनए था, डीएनए का वॉटसन क्रिक, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो वॉटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। Watson and Crick molecular model was proposed on a previous observation of chemical nature of a DNA and physical evidence, including the diffraction analysis performed by the R. Franklin। मतलब आर जो फ्रैंकलिन थे उन्होंने एक पहले एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, उसी और जो वो एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट को बेस्ड, मतलब सबसे पहले जो रोसलैंड फ्रैंकलिन थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया था, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म की थी। उस एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस से उन्होंने क्या किया, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से उन्हें एक इमेज मिली, उस इमेज को उन्होंने एनालाइज किया और उसके केमिकल नेचर को और फिजिकल नेचर को, मतलब उसके केमिकल डीएनए के केमिकल और फिजिकल एविडेंस को बताया। फिर क्या हुआ, जो वॉटसन और क्रिक ने उन्होंने क्या किया, उन्हें इसी डेटा को यूज करके, मतलब जो एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस से या डिफ्रैक्शन एनालिसिस से जो केमिकल और फिजिकल नेचर हमें डीएनए का मिला था, उन्होंने फर्दर उसी पे स्टडी की और ये कंक्लूड किया कि जो डीएनए होता है वो हमारे न्यूक्लियस में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। The helical structure of DNA result by the physiochemical demand on linear array of nucleotide। उन्होंने बताया कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें लीनियर एरे होते हैं, किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। Both the specific sequence order to nucleotide in a strand as well as surrounding chemical microenvironment can affect the nature of the DNA helix। नेक्स्ट बात उन्होंने बताई कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो उसके आसपास का इन्वायरमेंट होता है उससे भी काफी ज्यादा इफेक्टेड होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको वॉटसन क्रिक ने अपने मॉडल के द्वारा हम लोगों को, ये कुछ पॉइंट्स थे जो वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में रिप्रेजेंट किए थे और उन्होंने ही डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस, उन्होंने ही डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। ये है हमारे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये है हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें ये है हमारे सुगर मॉलिक्यूल्स की बैकबोन है, ये हमारे नाइट्रोजिनस बेस है, ये सीक्वेंस है एटीजीसी की और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से पूरी प्रोसेस हो रही है और यहाँ पे है ये है सुगर फॉस्फेट की बैकबोन। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारा डीएनए का। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर हमारा बनता है। जब भी हम डीएनए की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो एक मैक्रोमोलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो वो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारा पहला मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरा हमारा होता है न्यूक्लियोसाइड्स। ये दो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जब हमारा डीएनए होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा होता है फॉस्फेट शुगर, दूसरी हमारी होती है नाइट्रोजिनस बेस और तीसरे हमारे होते हैं फॉस्फेट ग्रुप। देखिए ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये है हमारी राइबोस शुगर और ये है हमारे नाइट्रोजिनस बेस। जब भी ये तीनों चीजें किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगी, फॉस्फेट ग्रुप, सुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजिनस बेस, तो वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड और जो बेसिकली प्रेजेंट होता है डीएनए में। वहीं अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा होता है पेंटोस शुगर और दूसरा हमारा होता है नाइट्रोजिनस बेस। इसमें जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हमारा एब्सेंट होता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर ये है हमारा शुगर मॉलिक्यूल्स और ये है हमारे नाइट्रोजिनस बेस। ये हमारा होता है बेसिकली न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। और जो हमारा अब हम देखते हैं शुगर
कि डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है और क्या जो शुगर कैसे मिलके बनी होती है। तो बेसिकली अगर हम जब हम न्यूक्लिक एसिड में शुगर की बात करते हैं तो जो शुगर मॉलिक्यूल्स होती है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। पहली हमारी होती है राइबोज शुगर और दूसरी हमारी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। और जो ये राइबोज शुगर होती है वो हमारी आरएनए में प्रेजेंट होती है, वहीं जो हमारी डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो ये है स्ट्रक्चर हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर का। इसमें बेसिकली 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये 5 कार्बन, जिसमें ये है हमारा फर्स्ट कार्बन जिसे हम जिसे हम कहते हैं 1 प्राइम। ये है हमारा सेकंड कार्बन जिसे हम कहते हैं सेकंड प्राइम। ये है हमारा थर्ड कार्बन जिसे हम कहते हैं थर्ड प्राइम। और ये है हमारा फोर्थ कार्बन, इसे हम कहते हैं फोर्थ प्राइम। और ये है हमारा फिफ्थ कार्बन जिसे हम कहते हैं 5 प्राइम। ये यहाँ पे जो प्राइम वर्ड यूज किया गया है वो इसकी जो डीएनए में शुगर होती है उसके नाइट्रोजिनस बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे प्राइम वर्ड यूज किया गया है। तो इसमें मोस्टली 1 2 3 4 5 प्राइम कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। तो जब भी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, जब भी कोई फॉस्फेट ग्रुप हमारे नाइट्रोजन डीएनए से ऐड करेगा तो वो हमारे 5 प्राइम एंड पे करेगा। इस 5 प्राइम एंड पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है। वहीं जो हमारा फर्स्ट प्राइम कार्बन होता है इस पे हमारे नाइट्रोजिनस बेस आके अटैच होते हैं। वहीं जो हमारा 3 प्राइम कार्बन होता है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होता है। तो मतलब जब भी कोई नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होगा तो वो हमारे 3 प्राइम कार्बन पे ऐड होगा। वहीं जब हमारे नाइट्रोजिनस को ऐड होना होगा तो वो हमारे फर्स्ट प्राइम कार्बन पे होगा। वहीं जब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड होना होगा तो वो होगा हमारा 5 प्राइम पे। आपने जब भी डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो आपने ये देखा होगा कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है या तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है या फिर होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपने हमेशा जब जब भी आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, चाहे आपने लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ी हो या डबल हेलिक्स पढ़ी हो, तो उसमें लिखा होता है 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो ये जो 5 प्राइम और 3 प्राइम होता है वो होता है इसके शुगर मॉलिक्यूल्स की वजह से। ये जो 5 प्राइम होता है इसका मतलब है यहाँ पे जो भी राइबोज शुगर है उसका 5th नंबर कार्बन, और इस पे बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। और वही 3 प्राइम का मतलब है कि जो भी लास्ट मॉलिक्यूल्स में राइबोज शुगर प्रेजेंट है उसका ये है 3rd नंबर कार्बन, और इस पे बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये होता है सिग्निफिकेंस हमारी, ये होता है सिग्निफिकेंस हमारा शुगर मॉलिक्यूल्स का डीएनए में। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजिनस बेस कि नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं। जब भी डीएनए की हम फॉर्मेशन कर रहे होते हैं या उसकी स्टडी कर रहे हैं तो जो डीएनए है उसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो करते हैं ये हमारे नाइट्रोजिनस बेस। और ये जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारा प्यूरिन और सेकंड हमारे होते हैं पिरिमिडीन। जो हमारे प्यूरिन होते हैं उसमें हमारे 2 नाइट्रोजिनस बेस आते हैं। पहला हमारा आता है गुआनिन और दूसरा हमारा आता है एडेनिन। वहीं जो हमारे पिरिमिडीन होते हैं उनमें 3 आते हैं। एक आता है हमारा साइटोसिन, दूसरा आता है हमारा थाइमिन और नेक्स्ट हमारा आता है यूरेसिल। तो ऐसे जो हमारे प्यूरिन होती है उसमें 2 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पिरिमिडीन्स होती हैं उसमें 3 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगर हम बात करें हमारे डीएनए की तो डीएनए में बेसिकली ATGC मतलब गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होता है। और जो यूरेसिल होता है हमारा ये हमारे डीएनए में अब्सेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है हमारे किसमें, आरएनए में। और आरएनए में जो थाइमिन होता है वो हमारा अब्सेंट होता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो हमारे अभी जो नाइट्रोजिनस बेस है
जब ये जो प्यूरिन्स हमारे होते हैं, जो प्यूरिन्स है उसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये हमारी फर्स्ट रिंग और ये है हमारी सेकेंड रिंग। वहीं सेम इसमें ये है फर्स्ट रिंग, ये है हमारी सेकेंड रिंग। वहीं जो हमारे पिरिमिडीन्स होते हैं उनमें ओनली सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। देखिए ओनली सिंगल रिंग है। जो यूरेसिल होता है हमारा, जो यूरेसिल होता है हमारा, उसका जो IUPAC नेम है, जो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं ग्वानिन। जो हमारा ग्वानिन होता है उस पे हमारे 6 नंबर पे, जो हमारा 6 नंबर कार्बन है, मतलब इस वाले कार्बन पे हमारा ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। वहीं जो हमारा सेकंड नंबर कार्बन होता है उस पे हमारा प्रेजेंट होता है हमारा, तो जो ग्वानिन होता है उसका जो हमारा 6 नंबर कार्बन होता है उस पे हमारा ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, और सेकंड नंबर वाले कार्बन पे हमारा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसी वजह से जिसका इसका IUPAC नेम होता है वो होता है हमारा 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। वही अगर हम बात करें एडेनिन की, तो जो हमारा एडेनिन होता है उसमें जो हमारा ऑक्सी ग्रुप होता है वो एब्सेंट होता है और सिर्फ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जो हमारा अमाइनो ग्रुप होता है वो हमारा 6 नंबर कार्बन पे, इसका IUPAC नेम होता है हमारा 6 अमाइनो प्यूरिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोसिन की। तो जो हमारे साइटोसिन्स होते हैं उसमें जो हमारा साइटोसिन है उसमें जो सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है हमारा उस पे हमारा ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। वहीं जो हमारा 4th नंबर का कार्बन होता है उस पे हमारा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसका IUPAC नेम होता है 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडीन। वहीं अगर हम थाइमीन की बात करें तो थाइमीन में हमारे बेसिकली 5th नंबर कार्बन पे प्रेजेंट होता है हमारा मिथाइल ग्रुप। वहीं जो 4th नंबर, जो सेकंड और 4th नंबर कार्बन होता है उस पे प्रेजेंट होता है हमारा ऑक्सी ग्रुप। इसमें 2 ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका IUPAC नेम होता है हमारा 5 मिथाइल 2 and 4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन। वहीं अगर हम बात करते हैं यूरेसिल की, तो जो यूरेसिल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो भी 2 ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसमें अमाइनो ग्रुप एब्सेंट होता है, इसीलिए इसका नेम होता है 2 and 4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन। ये होते हैं हमारे IUPAC नेम ऑफ पिरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस। इसके अलावा जो हमारा एडेनिन होता है वो हमारा डबल बॉन्ड से अटैच होता है, किससे? थाइमीन से। वहीं जो हमारा ग्वानिन होता है वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, किससे? साइटोसिन से। और ये एडेनिन कभी भी साइटोसिन से ऐड नहीं होगा, साइटोसिन कभी थाइमीन से ऐड नहीं होगा, हमेशा यही बेस पेयरिंग चलती है। और एडेनिन हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहता है थाइमीन के, थाइमीन एडेनिन के, ग्वानिन साइटोसिन के, साइटोसिन ग्वानिन के। और इसके अलावा जब भी हमें DNA का ब्रेकेज करना होता है तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट की नीड होती है। और जो हमारा सेकंड नंबर का कार्बन, मतलब जो 80 सीक्वेंस होता है, उसे लो अमाउंट की नीड होती है ब्रेकेज करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है जब भी हम अपने प्राइमर डिजाइन कर रहे होते हैं तो वहां पे हम 80 रिच सीक्वेंस लेते हैं, क्योंकि वहां 80 में हमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू GC। ये थे हमारे नाइट्रोजिनस बेस। अब हम बात करते हैं अपने नाइट्रोजिनस बेस की। जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे, वो कैसे डिजाइन हुए होते हैं। हम बात करते हैं हमारे सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर की। जो DNA होता है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड कैसे प्रेजेंट होता है उसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम जब न्यूक्लियोटाइड्स हम पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, हमारा पहले कंपोनेंट ये रहा सुगर मॉलिक्यूल, दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा कंपोनेंट हो गया हमारा नाइट्रोजिनस बेस। और ये तीनों इस तरीके से डिजाइन होते हैं और हमारे बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। यहाँ पे ये 2 रिंग का कंपाउंड है, इसीलिए यहाँ पे और
देखिए यहाँ पे हमने ये हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ग्वानिन है या फिर एडेनिन है या थाइमिन है या साइटोसिन है। तो हमने जब नाइट्रोजनस बेस पढ़ रहे थे तो वहां हमने ये बात डिस्कस की थी कि जितने भी प्यूरिन्स होते हैं वो हमारे डबल रिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये डबल रिंग में प्रेजेंट है। उसके अलावा जो हमारा एडेनिन होता है उसमें ऑक्सी ग्रुप absent होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने ये डिसाइड हो गया कि ये हमारा प्यूरिन है, ये हमारा है ग्वानिन। तो ऐसे हम नाइट्रोजनस बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारा है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट, और इसी फॉस्फेट ग्रुप में ये फॉस्फेट ग्रुप है, इस पे है निगेटिव चार्ज है। इसी निगेटिव चार्ज होने की वजह से जो जितना हमारा डीएनए होता है उस पे उसकी जो बैकबोन होती है उस पे माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है, और इसी माइनस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रोफोरेस की इन्हीं फॉस्फेट ग्रुप पे नाइट्रोजनस इस फॉस्फेट ग्रुप पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस करके डीएनए के बैंड्स को सेपरेट कर पाते हैं। तो जब भी हम डीएनए को आइडेंटिफाई करना होता है या फिर सेपरेशन करना होता है तो वहां पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अब देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा है 5 प्राइम एंड, ये है हमारा 3 प्राइम एंड, और ये है हमारा 1st प्राइम एंड जहाँ पे हमारा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो गया। अब देखिए जब भी कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होगा तो वो हमारा इस वाले ग्रुप पे ऐड होगा, और वो कैसे ऐड होता है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, और इसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, मतलब कैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कन्वर्ट होते हैं, वो हम इस स्लाइड के जरिए जानेंगे। देखिए ये है हमारा 1st न्यूक्लियोटाइड, ये है हमारा 2nd न्यूक्लियोटाइड, और ये है हमारा 3rd न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हमें अपनी इस ग्रोइंग चेन में ऐड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये है हमारा 5th नंबर ऑफ कार्बन, किसका, ऑन इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, और उसके बाद है ये हमारा है 3 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन है ये यहाँ पे, क्योंकि OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे 3 प्राइम कार्बन है, वही फॉस्फेट ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे 5 प्राइम नंबर कार्बन है। तो क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है ये इसके यहाँ पे, मतलब ये जो यहाँ पे जाके अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे जाके अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है ये इसके फॉस्फेट ग्रुप पे जाके अटैक करेगा, और अटैक होने की वजह से यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होने की वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, और वो जो हमारा बॉन्ड होता है वो हमारा होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से हमारा जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो ऑनगोइंग जो चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की उससे जाके ऐड हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे पायरोफॉस्फेट के ये हमारे कहलाते हैं, फिर हमारे पायरोफॉस्फेट, मतलब जो फॉस्फेट होते हैं उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। ये मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट तो यहाँ होगी, तो एटीपी क्या है, एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होता है, इसके जो एक मॉलिक्यूल्स होता है हमारा 3 मॉलिक्यूल्स में जो हमारा एक मॉलिक्यूल होता है वो तो हमारा इससे अटैच हो जाता है, वहीं जो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे रिलीज हो जाते हैं, और फिर ये रिलीज हुए मॉलिक्यूल हमें अगला जितनी अदर फर्दर प्रोसेस होती है उसमें यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा डीएनए फॉर्म हो जाता है। क्या, जैसे इस तरीके से हमारे डीएनए की सिंगल जो स्टैंड होता है वो हमारा बन जाता है। वहीं जब हमें, ये है हमारे डीएनए की लीनियर स्ट्रक्चर, वहीं जब हमें इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनानी होती है तो क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हाँ अब हमें क्या बनाना है, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब डीएनए की डबल
हमें स्टैंड बनानी है, तो क्या होगा, डीएनए के जब डबल स्टैंड हमें बनाने होते हैं तो हमें वहां पे टेम्पलेट डीएनए की नीड होती है। तो देखिए यहाँ पे ये वर्क कर रहा है एज अ टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए का मतलब ये है कि ये टेम्पलेट डीएनए की तरह वर्क करेगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आके इस पे ऐड होंगे। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा थाइमीन, तो थाइमीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है एडेनिन। तो यहाँ पे हमारा जो बेस पेयर ऐड होगा वो हमारा एडेनिन ही होगा। एडेनिन के अलावा और कोई बेस पेयरिंग ऐड नहीं हो सकती है। अगर कोई और बेस पेयर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो डीएनए है उसमें म्यूटेशन है या उसमें कोई ऑल्ट्रेशन है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा हमारा इन दोनों के बीच में, तो ये जो बॉन्ड होता है वो हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एक थाइमीन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड हमारा कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वहीं सेम अगर यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, साइटोसिन, तो साइटोसिन के अलावा यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है हमारा ग्वानिन, तो ग्वानिन ही इसके अटैच होगा। जो हमारा फर्स्ट प्राइम शुगर मॉलिक्यूल्स के जो फर्स्ट प्राइम होगा उस पे हमारा ग्वानिन अटैच होगा और वो इसके साथ बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और जो ट्रिपल बॉन्ड होंगे ये भी हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। फिर फर्दर ये प्रोसेस हमारी चलती जाती है एट द टर्मिनेशन पॉइंट, कि जब तक इसका टर्मिनेशन पॉइंट नहीं हमें मिल जाता तब तक ये हमारी प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूअस रहती है। और देखिए फिर लास्ट में हमें जो हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ये हमें स्ट्रक्चर मिल गई, और डीएनए हमारा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे भी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉर्म होगा और यहाँ पे भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही हमारा फॉर्मेशन होगी डीएनए की। डीएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही फॉर्म होता है, कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम कभी नहीं होता। हमेशा जब डीएनए की फॉर्मेशन हम कर रहे होंगे तो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करेंगे, लेकिन जब हमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करानी होती है तो डीएनए हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। देखिए ऐसे ये हमारा बन गया, ये हमारे हो गए शुगर मॉलिक्यूल्स, ये हमारे हो गए फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारे हो गए नाइट्रोजनस बेस, फिर ये हमारी हो गए हाइड्रोजन ग्रुप, ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, और ये हमारा हो गया डीएनए का सिंगल स्टैंड, ये हमारा डीएनए का डबल स्टैंड, और इस तरीके से हमारा पूरा डीएनए फॉर्म हो जाता है। ये है इसकी पूरी केमिस्ट्री कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है हमारी। यहाँ पे ये है हमारा यहाँ पे एडेनिन, अब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कि कैसे बॉन्ड जो होते हैं हमारे वो फॉर्म होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने हाइड्रोजन बॉन्ड में कैसे लिंकेज होती है वो तो आपने समझ लिया था, लेकिन अब हम दिखाते हैं कि जो एडेनिन होता है वो थाइमीन से कैसे अटैच होता है। देखिए जो हमारा एडेनिन है ये हमारा प्यूरिन है और ये है हमारा पिरिमिडिन थाइमीन। तो क्या हुआ, जो एडेनिन है हमारा उस पे ये हमारे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमारे ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, सेम यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट है ग्रुप और यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और जो डबल बॉन्ड बनेगा वो इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा। वही सेम यहाँ पे भी होगा, ये हमारा अमाइनो ग्रुप, ये हमारा अमाइनो ग्रुप, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप और ये हमारा NH ग्रुप, फिर इन तीनों के बीच में आपस में बेस पेयरिंग हो जाएगी और इसकी वजह से हमारा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो डीएनए ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और फॉर्मेशन हमारी वही सेम रहती है। और देखिए अगर हम लीनियर फॉर्म में इसको, डबल हेलिकल फॉर्म्स को अगर सिंगल एक 2D डायमेंशन में देखने की कोशिश करें तो वो हमें इस टाइप से होगा। और जो हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ये होता है इस टाइप का। इसमें ये जो हमारी होती है ये हमारी होती है शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन जो हमारा नेगेटिव चार्ज को कोड करती है। इसके अलावा ये हमारे होते हैं बेस पेयर्स, नाइट्रोजनस की बेस पेयरिंग हुई होती है। ये हमारा कहलाता है मेजर ग्रुप, ये हमारा कहलाता है माइनर ग्रुप, और ये एक टर्न कहलाता है हमारा। ये हमारा डीएनए का एक सिंगल टर्न कंप्लीट हुआ। ये हमारा कहलाया सिंगल टर्न, यहां से हमारा दूसरा टर्न स्टार्ट होता है।
तो ये हमारा होता है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब जो डीएनए होता है उसमें वो डीएनए बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला हमारा होता है ए डीएनए, दूसरा हमारा बी डीएनए, तीसरा हमारा जेड डीएनए। अब हम देखते हैं ए बी जेड डीएनए क्या होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ हेलिक्स, अगर हम हेलिक्स की बात करें तो जो हमारा बी डीएनए होता है उसमें राइट हैंडेड ट्विस्ट होते हैं, मतलब जो ट्विस्ट होंगे, जो हेलिकल्स बनेगी वो हमारे इस टाइप से बनेंगी, ये राइट हैंडेड ट्विस्ट होते हैं। वहीं अगर जब लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट होंगे तो हमारे कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये। और जो हमारा ए डीएनए होता है उस पर भी राइट हैंडेड ट्विस्ट होते हैं, लेकिन जो हमारा जेड डीएनए होता है वो उस पर लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट होते हैं। वहीं अगर इसके हेलिकल डायमीटर की बात करें तो फिर जो हमारा बी डीएनए होता है उसमें 2.37 नैनोमीटर होता है। वहीं जो ए डीएनए होता है उसका डायमीटर होता है हमारा 2.55 नैनोमीटर। वहीं जो हमारा जेड डीएनए होता है उसका होता है 1.84। राइस पर बेस पेयरिंग की हम बात करें तो ये होता है 0.34 नैनो रेंज में ये भी। जो हमारा ए डीएनए होता है उसमें होता है हमारा 0.29, और जो हमारा जेड डीएनए होता है उसमें होता है हमारा 0.37। वही अगर हम डिस्टेंस पर टन की बात करें तो ये तो बी डीएनए में होती है हमारी 3.4, ए डीएनए में हमारी होती है 3.2, और 4 डीएनए और जो हमारी जेड डीएनए होती है उसमें होती है 4.5। वही नंबर ऑफ बेस पेयरिंग पर टन की बात करें तो इसमें होते हैं 10 बी डीएनए में, जो ए डीएनए में होते हैं 11, और जो जेड डीएनए होते हैं वो हमारे होते हैं B12। वही हम बात करें टोपोलॉजी ऑफ मेजर ग्रुप, तो इसमें वाइड एंड डीप होता है बी डीएनए में, ए डीएनए में हमारा नैरो और डीप होता है, वहीं जेड डीएनए में फ्लैट होता है। वहीं अगर माइनर ग्रुप की बात करें तो ये नैरो और सौरो होगा, वहीं ये ब्रॉड और सौरो होगा, ये नैरो एंड डीप होगा। तो ये हमारे डिफरेंस होते हैं ए बी और जेड डीएनए में। अब हम इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है हमारे ये स्ट्रक्चर है हमारा ए डीएनए का, ये स्ट्रक्चर है हमारे बी डीएनए का, और ये है हमारे जेड डीएनए का स्ट्रक्चर। ये है हमारा लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट हो रहा है इसमें, ये भी हमारा लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट है, और ये है हमारा राइट हैंडेड ट्विस्ट। ये इसकी और ये जो यहाँ एक डीएनए स्ट्रैंड से दूसरे डीएनए स्ट्रैंड की जो ये डिस्टेंस होती है बी डीएनए में, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम्स। ये है हमारा पर टन, ये है हमारे माइनर ग्रुप, ये है हमारे मेजर ग्रुप। और जब हम डीएनए को ट्विस्ट करेंगे अगर तो हमारा डीएनए इस तरीके से दिखेगा बी डीएनए, और जो हमारा ए डीएनए होगा वो इस तरीके से होगा, और जो हमारा जेड डीएनए होगा वो स्टार लाइक फॉर्म में होगा। और जो वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने जो डीएनए का मॉडल रिप्रेजेंट किया था वो उन्होंने बी डीएनए का मॉडल रिप्रेजेंट किया था। तो ये डिफरेंस होता है हमारा ए बी और जेड डीएनए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम कि रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स क्या होते हैं। अ रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम इज अ न्यूक्लियस एंजाइम दैट क्लीव्स द डीएनए सीक्वेंस एट अ रैंडम और स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट नोन एज द रिस्ट्रिक्टेड साइट। जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स होते हैं ये एक टाइप के न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस वो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डीएनए को कट करने का काम करते हैं। पर जो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, वो डीएनए की स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड करते हैं, और उस साइट को कहते हैं हम रिस्ट्रिक्टिव साइट। और वो जो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम होंगे वो उस साइट पे जाके बाइंड करेंगे और क्लीवेज करेंगे डीएनए का। वहीं क्या, इन बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम फॉर्म अ कंबाइंड सिस्टम रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम विद मॉडिफिकेशन एंजाइम दैट मिथाइलेटेड द बैक्टीरियल डीएनए। अब जो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें डीएनए बैक्टीरिया में, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो दो तरीके से वर्क करता है। एक तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरह वर्क करता है, दूसरा मिथाइलेशन का काम भी करता है। Methylation of bacterial DNA at the recognition site typically protect the
own DNA of bacterial from being the cleaved by the restricted enzymes. अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स कि रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा है हमारा एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? Exonucleus catalyze hydrolyze the terminal nucleotide from the end of DNA and RNA molecules either 5 to 3 prime and 3 to 5 prime। देखिए जैसे ये हमारा DNA है, अगर इसकी टर्मिनल साइड पे कोई भी न्यूक्लियस आके कट कर रहा है तो वो जो हमारा कट होगा वो जो एंजाइम होगा वो हमारा कहलाएगा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल साइड पे एक्ट करता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट और एक्सोन्यूक्लियस सेकेंड। वहीं अगर हम बात करें एंडोन्यूक्लियस की, तो एंडोन्यूक्लियस कैन रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस विद इन अ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड क्लीव द इंटरनल डायस्टर बॉन्ड विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अगर वहीं कोई भी एंजाइम आया, उसने डीएनए के इनसाइड कहीं भी क्लीवेज किया, तो वो हमारा कहलाएगा एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है, जो हमारे डीएनए है, डीएनए के जो इनर साइड होती है उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। वहीं जो हमारा एक्सोन्यूक्लियस होता है वो उसके टर्मिनल साइड के फॉस्फोडाइस्टर को बॉन्ड को क्लीवेज करता है। और जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है उसके एग्जाम्पल है इको R1, हिंडर R1 और वार्म H1। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस की। रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दोनों ही वर्किंग में एकदम सेम होते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस को रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी जो डिस्कवरी थी उसके बेसिस पे हमने रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एक नेम दे दिया। कुछ एंजाइम्स की एक फैमिली है जिसको हमने नेम दे दिया रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, और कुछ एंजाइम की एक फैमिली ऐसी है जिसे हमने सिर्फ नेम दिया एंडोन्यूक्लियस। दोनों का वर्क एकदम सेम है लेकिन दोनों की डिस्कवरी डिफरेंट है। उसी डिस्कवरी के बेसिस पे हमने नेम दिया है उस फैमिली को रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। इसकी डिस्कवरी के पीछे क्या था? इसकी डिस्कवरी ऐसे हुई थी कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, 2 बैक्टीरियल की स्ट्रेन ली और उन बैक्टीरियल की स्ट्रेन को एंडोन्यूक्लियस से कट कराया। तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया की फर्स्ट स्ट्रेन थी उसमें जो डीएनए थे वो नॉर्मल कट हो गए, लेकिन वही जो हमारे सेकंड बैक्टीरिया थे उस पे जब एंजाइम से कट कराया था एंडोन्यूक्लियस से, तो क्या हुआ, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही जाना उसने कट किया था और कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस ही हमें दिए थे। तो इस वजह से उस एंजाइम की फैमिली को क्या बोलते हैं हम? रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। बस इसकी डिस्कवरी जो हुई थी उसी के बेसिस पे इसका नाम रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस रखा गया और उसका नाम एंडोन्यूक्लियस रखा गया। अब देखते हैं, जैसे ये हमारा एक रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है। अब हम इसका देखते हैं कि जो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। मतलब हमने ये पता कर लिया कि हमने रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन हमने उसका नोमेनक्लेचर भी रखना होगा। तो नोमेनक्लेचर हमने कैसे रखा? जो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम का फर्स्ट वर्ड है, जैसे हमारा हिंड थर्ड है, तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा उसके जीनस को। वहीं जो हमारे सेकंड और थर्ड वर्ड्स है, मतलब जो सेकंड 2 लेटर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे उसके स्पीसीज को। वहीं जो 4th लेटर होगा वो उसके स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं जो लास्ट वाला रोमन वर्ड्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा फॉर द थर्ड एंजाइम डिस्कवरी इन दैट ऑर्गेनिजम्स। मतलब वो ये डिस्कवरी करेगा कि जैसे जी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा था, उस बैक्टीरिया की स्पीसीज से हमने ये थर्ड एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है। इससे पहले 2 एंजाइम और एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये उसी एंजाइम से हमने तीसरा एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है। जैसे इसका एक और एग्जांपल है हमारा इको R1। तो जो इको R1 है उसमें भी सेम वर्क होता है, उसका भी नोमेनक्लेचर एकदम सेम है। तो मतलब यहाँ पे जो ई है वो रिप्रेजेंट करेगा उसके जीनस को, और इसमें जीनस क्या है? हमारी स्ट्रेशिया। और ये है हमारा
CO रिप्रेजेंट करेगा हमारा उसकी स्पीसीज को, और यहाँ पे जो स्पीसीज है वो है कोलाई, और जो R है वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी स्ट्रेन को, कि मतलब ये R स्ट्रेन है। और ये है हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा ई कोलाई है हमारा, उससे हमने पहला रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर होता है किसका, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, कि जो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस होती है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहले हमारे होते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब हम इसकी वर्किंग अब देखते हैं। टाइप 1 रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। दीज एंजाइम हैव अ बोथ रिस्ट्रिक्टेड एंड मॉडिफिकेशन साइट। रिस्ट्रिक्टेड डिपेंड अपॉन द मिथाइलेशन स्टेट ऑफ द टारगेट डीएनए। मतलब जो हमारा टाइप 1 रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम है उसमें रिस्ट्रिक्टेड और मॉडिफिकेशन दोनों ही एक्टिविटी परफॉर्म करने की मतलब ये जो हमारा टाइप 1 रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम है ये दोनों ही एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इसके अलावा क्लीवेज अकर्स अप्रोक्सीमेटली 100 बेस पेयर अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। मतलब जो भी रिकॉग्निशन साइट है उससे 100 न्यूक्लियोबेस पेयर पहले क्या करेगा, ये जाके जो 1000 मतलब 1000 बेस पेयर पहले जाके ये बाइंड करेगा और क्लीवेज करेगा। इसके अलावा the restriction site of asymmetrical and composed of the two specific portion in which one portion is 3 to 4 nucleotide and while other portion is 5' to 5 to 3 nucleotide and have the both that are separated by the non-specific sparker of about 6 and 8 nucleotides. They require SAM, ATP and magnesium ion for their activity. और उसके बाद these enzymes are composed of mainly 3 subunit. Specific subunit for determine the DNA recognition site, restricted site and modification site. मतलब अब जो हमारा टाइप 1 रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, जो रिस्ट्रिक्टेड साइट होता है उसे असिमेट्रिकल क्लीवेज करता है। वहीं इसे जब अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है तो इसे एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है और मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट भी होती है और हमारी सैम की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट है उसमें 3 सब यूनिट होती हैं। पहली सब यूनिट हमारे रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करती है, दूसरी सब यूनिट उसमें क्लीवेज करती है और तीसरी जो सब यूनिट होती है वो मॉडिफिकेशन का काम करती है। तो ये होते हैं हमारा टाइप 1 रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2 रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम कि टाइप 2 रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स कौन से होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन आर मीडिएटेड बाय द सेपरेशन ऑफ एंजाइम्स सो दे इट इज पॉसिबल टू क्लीव डीएनए इन अ एब्सेंस ऑफ मॉडिफिकेशन। Another, although the two enzymes recognize the same target sequence, they can be purified separately from each other. इसमें जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड टाइप्स 2 रिस्ट्रिक्ट एंजाइम है उसमें जो मॉडिफिकेशन की साइड होती है और जो रिस्ट्रिक्शन साइड होती है वो सेपरेटली एंजाइम्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। अगर कोई एंजाइम हमारा मॉडिफाइड नहीं है तो उस डीएनए को भी जाके ये क्लीवेज कर सकता है। और इसके अलावा जो एक एंजाइम है वो एक सेम टारगेट मतलब एक से ज्यादा एंजाइम सेम टारगेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें प्यूरिफाई सेपरेट भी किया जा सकता है। उसके बाद का क्लीवेज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन द रिस्ट्रिक्शन साइट। मतलब ये क्या जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स होते हैं अब ये क्या करते हैं, अगर ये हमारा डीएनए है ये इसकी स्पेसिफिक साइट है, यहाँ से हमें क्लीवेज करना है तो ये उसी रिस्ट्रिक्टेड साइट पे जाते हैं और उससे बाइंड होते हैं और क्लीवेज प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और हमें स्पेसिफिक और स्पेसिफाई रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा क्या है, दिस एंजाइम्स आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज रोटेशनल सिमेट्रिकल सीक्वेंस with often perform the palindromic sequence. These palindromic binding sites either be interrupt or continuous. These require magnesium as a cofactor, but ATP does not required for their activity. Type 2 endonuclease widely
used for mapping reconstruction of DNA in vitro because they recognize the specific site and cleavage just at the site. जो हमारे टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स हैं ये हमें सिमेट्रिकल रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा इनमें ये अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो हमारे टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम होते हैं उनको हम डीएनए की मैपिंग करने में यूज कर सकते हैं और डीएनए को रिकंस्ट्रक्शन करने में यूज कर सकते हैं। और ये काम इसके ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं इसीलिए हम इसको जो हमारा टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है ये मोस्टली हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो हमारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी है या फिर हमारी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये हमें बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट देता है। ये स्पेसिफिक साइट पे बाइंड होता है और हमें स्पेसिफिक रिजल्ट देता है, इसीलिए ये जो हमारा टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम है ये मोस्टली यूज होता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए ये है हमारा डीएनए और ये है हमारे टारगेट सीक्वेंस। अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमने एंडोन्यूक्लियस लिया है बाम एज में। अब क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम होगा वो उस डीएनए पे जाके बाइंड करेगा और ये हमारे सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग करेगा। फिर नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होने के बाद ये पता है डीएनए के सीक्वेंस से मतलब प्रॉपरली तरीके से बाइंड नहीं होगा, इसीलिए मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगी, इसमें स्लाइडिंग होगी, जंपिंग होगी। फिर क्या करेगा, फिर उसके बाद अगेन ये बाइंड करेगा और हमें स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करेगा। अब इसके बाद फिर इसमें होगी कपलिंग की प्रोसेस। कपलिंग की प्रोसेस होने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है वो स्पेसिफिक जाके बाइंड कर गया है। यही सीक्वेंस हमें चाहिए, इसी पे जाके बाइंड कर गया है। फिर ये अपनी कैटालाइज के जो हमारी कैटालिसिस है उसकी प्रोसेस को परफॉर्म करेगा और जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसे रिलीज कर देगा। देखिए हमें जो प्रोडक्ट था वो हमें मिल गया और जो हमारा एंडोन्यूक्लियस था वो अगर रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे जो हमारा टाइप सेकेंड एंडोन्यूक्लियस होता है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप थर्ड रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स। ये क्या है, दीज एंजाइम रिकॉग्नाइज द मिथाइलेशन द सेम डीएनए बट क्लीव्स द 2 and 4 बेस पेयर अवे। ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है मिथाइलेशन को। ये सेम दो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम और मिथाइलेशन दोनों एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम से 24 और 26 बेस पेयर पहले बाइंड करता है और क्लीवेज की प्रोसेस परफॉर्म करता है। इसके अलावा ये जो एंजाइम होता है इस पे 2 सब यूनिट्स होती हैं। जो हमारा टाइप थर्ड एंडोन्यूक्लियस होता है उसमें हमारी 2 सब यूनिट होती है। पहली सब यूनिट हमारे रिकॉग्निशन साइट को और मॉडिफिकेशन को डिटरमाइन करती है और दूसरी हमारी क्या करती है, न्यूक्लियस मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम आयंस की भी नीड होती है, हाइड्रोजन आयन की भी नीड होती है अपनी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा क्लीव्स 1 स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। 2 रिकॉग्निशन साइट इन अपोजिट ओरिएंटेशन आर नेसेसरी फॉर ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। इसके अलावा यहाँ पे जब हमें डुप्लेक्स डीएनए को क्लीवेज कराना होता है तो उसकी 2 रिस्ट्रिक्टेड साइट अपोजिट ओरिएंटेशन पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ये क्लीवेज प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज ये क्लीवेज प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेगा। अब हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि जो हमारे जो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। ये जो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसके जो बेसिक जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्योंकि ये डीएनए को क्लीवेज करने का काम करता है। और इसके अलावा देयर आर यूज्ड इन अ फॉर्मेशन ऑफ इंसर्शन ऑफ जीन इनटू द प्लाज्मिड वेक्टर ड्यूरिंग द जीन क्लोनिंग एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट।
जब भी हमें जीन क्लोनिंग करनी होती है, जीन क्लोनिंग में हमें अपने डिजायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कराना होता है, तो वहां पे भी हम रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से पहले प्लाज्मिड और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रीट कराते हैं, उसके बाद फिर लाइगेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका एसएनपीज में, कि जब हमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की प्रोसेस परफॉर्म करनी होती है तो वहां पे भी हम रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स का यूज करते हैं। इसके अलावा है रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम आर यूज्ड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, एनालाइज द आइडेंटिफिकल इंडिविजुअल और स्ट्रेन ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज। अगर हमें कोई भी पार्टिकुलर स्पीसीज है उसमें आरएफएलपी परफॉर्म करनी है तो आरएफएलपी परफॉर्म करने के लिए भी हमें रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस की ही नीड होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे किसके, रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स के। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एंजाइम है हमारा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए लाइगेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एडजेसेंट 3' हाइड्रोक्सिल एंड 5' फॉस्फोरिल नाइट्रो न्यूक्लियोटाइड एंड। मतलब ये जो 3' एंड और 5' एंड होता है उस पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की जो फॉर्मेशन करता है, कहाँ पे, 3' एंड और 5' एंड पे। इसके बाद क्या है, इस एक्सिस्टेंट वाज प्रिडिक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर एक्टिविटी इन विट्रो। मतलब जब भी हमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस परफॉर्म करनी हो, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस परफॉर्म करनी हो या फिर रिपेयर एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो हमें डीएनए लाइगेज की ही रिक्वायरमेंट होती है। These operations require the reunion of DNA backbone after discontinuous replication on a lagging strand exchange and repair synthesis. जब भी डीएनए में रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है वहां पे हमारा डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में डीएनए लाइगेज की हेल्प से ही हम डीएनए की जो बैकबोन होती है उसे कंबाइन करते हैं या फिर रीयूनियन करते हैं उसका। इसके अलावा जब हमें डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है तो वहां पे भी रिपेयर सिंथेसिस जब हम हो रही होती है तो वहां भी डीएनए लाइगेज का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इन 1967 डीएनए लाइगेज वाज डिस्कवर्ड इन 5 डिफरेंट लेबोरेटरीज। अब हम देखते हैं कि जो डीएनए लाइगेज होता है हमारा वो कैसे अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो देखिए ये है हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम, यहाँ पे एटीपी की हमें रिक्वायरमेंट हुई और उसके बाद ये हमें मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर हमें रिक्वायर्ड हुआ। तो जो हमारा एटीपी होगा वो हमारा एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो एएमपी में कन्वर्ट होने के बाद ये जो लाइसिन के रेसिड्यूज है उस पर जाके बाइंड कर जाएगा और फिर ये जाके हमारे फॉस्फेट ग्रुप से जाके बाइंड कर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट स्टैंड है ये हमारा सेकंड स्टैंड है, हमें इससे इसको ऐड करना है। तो जो हमारा सेकंड स्टैंड होगा उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो जिसकी जो फॉस्फेट ग्रुप होगा उस पे जाके न्यूट्रोफिलिक अट्रैक्शन करेगा। न्यूट्रोफिलिक अट्रैक्शन से क्या होगा, यहाँ पे क्लीवेज होगी, क्लीवेज की वजह से यहाँ पे क्लीवेज और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लीवेज से क्या होगा, ये जो लाइगेज एंजाइम है ये कट हो जाएगा, एएमपी रिलीज हो जाएगा और फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। जो डीएनए होता है वो कंबाइंड हो जाता है इस तरीके से। तो ये होती है हमारी एक्टिविटी किसकी, डीएनए लाइगेज की। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो जब भी हम अपने डीएनए को एंजाइम्स में ट्रीट कराते हैं तो वो हमें 2 एंड देते हैं। तो वो एंड हमारे होते हैं 2 एंड देते हैं। इसमें हमारा पहला बैंड होता है जब भी हम किसी भी डीएनए को रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम से ट्रीट कराते हैं तो वो हमारे लिए 2 एंड देते हैं। वो एंड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है ब्लंट एंड, दूसरा हमारे होते हैं स्टिकी एंड। अगर हमने ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है, इसे हमने कट कराना है तो हमने इसे कट कराया इको R1 से। तो इको R1 से जब हमने कट कराया तो हमें इस टाइप का क्लीवेज मिली। तो ये जो हमारी जब हमें इस टाइप की क्लीवेज मिलती है तो हम इसे कहते हैं स्टिकी एंड। वहीं सेम अगर हमने
सेम 1 से ट्रीट कराया सेम, तो हमें इस टाइप्स के एंड मिले। तो जब हमें इस टाइप के एंड मिले, जब हमें इस टाइप के एंड मिलते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं ब्लंट एंड। तो ये हमारे होते हैं स्टिकी एंड ब्लंट एंड। ये होते हैं हमारे स्टिकी एंड ब्लंट एंड जो हमें मिलते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। और जो इको R1 सेम R1 मतलब जो भी हमारे रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स होते हैं उनकी जो क्लीवेज करने की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब क्लीवेज करने के बाद वो कौन सा एंड हमें देंगे वो भी स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर इको R1 से हम कभी भी एंजाइम्स कभी भी डीएनए को ट्रीट कराएंगे तो वो हमें स्टिकी एंड ही देगा, वहीं अगर हम सेम 1 से ट्रीट कराएंगे तो वो हमें ब्लंट एंड ही देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंकर एंड अडेप्टर की नेक्स्ट हम देखते हैं लिंकर और अडेप्टर की लिंकर और अडेप्टर्स क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं लिंकर। तो लिंकर क्या होते हैं? लिंकर हमारे डीएनए के शॉर्ट सीक्वेंस ही होते हैं और इन शॉर्ट सीक्वेंस को हम ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब सोचिए हमें क्लोनिंग की प्रोसेस परफॉर्म करनी है और हमने उसे सेम 1 से ट्रीट करा दिया। सेम 1 से ट्रीट कराने के बाद क्या हुआ? हमें ब्लंट एंड मिला। तो जो ब्लंट एंड की वजह से क्या होगा, आगे जो हमारा डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस होगा वो हमारे प्लाज्मिड से जाके कंबाइन नहीं होगा। तो ये प्रोसेस को या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लिंकर्स का यूज करते हैं। ये लिंकर्स क्या करते हैं? इस ब्लड एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कैसे कट करते हैं? जैसे ये हमारा एक लिंकर है और इस लिंकर में ये है हमारी WAM-H1 साइड और WAM-H1 वो एंजाइम है जो हमें स्टिकी एंड देगा। तो क्या करेंगे यार, ये है हमारा डिजायर्ड डीएनए जिसपे ब्लंट एंड है और हमें इसी को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले जितने भी हमारे लिंकर्स हैं इसे हम डीएनए लाइगेज की हेल्प से इससे लाइगेट करा देंगे। तो ये हमारे लाइगेट हो गए। फिर हम क्या करेंगे, इस जो हमारा अब जो लिंकर और जो डिजायर्ड न्यूक्लियोटाइड हमें डीएनए मिला उसको हम फिर से WAM-H1 से ट्रीट करा देंगे और जब हम WAM-H1 से हम इसे ट्रीट करा देंगे तो WAM-H1 हमें ब्लंट एंड देगा, जो WAM-H1 होता है वो हमें स्टिकी एंड देता है। तो जो हमें डीएनए में एंड मिलेगा वो हमारे मिलेगा स्टिकी एंड। और अब इस डीएनए को हम किसी भी प्लाज्मिड में इजीली जाके बाइंड करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो लिंकर्स होते हैं वो अपनी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं अडेप्टर कि अडेप्टर्स क्या होते हैं। अडेप्टर्स भी न्यूक्लियोटाइड के शॉर्ट सीक्वेंस ही होते हैं लेकिन इसमें ऑलरेडी एक एंड स्टिकी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे जाके इजीली तरीके से अपने जो इसकी भी वर्किंग फॉर्म सेम है कि ये भी जो ब्लंट एंडेड डीएनए होता है उसे स्टिकी एंड डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो अब इसमें क्या होगा, जितनी भी जो हमारे ब्लंट एंड है वो उसमें ऑलरेडी स्टिकी एंड है। तो हम क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड डीएनए में दोनों साइड मतलब इसके इस साइड और इस साइड दोनों ही साइड जाके डीएनए लाइगेज की हेल्प से इन ब्लंट एंड को ऐड करा देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा डीएनए होगा वो जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट होगा वो ब्लंट एंड से स्टिकी एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारी वर्किंग ऑफ अडेप्टर। तो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में समझा कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या, रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स क्या होते हैं, अडेप्टर और लिंकर क्या होते हैं। प्लीज फॉलो ITLS Academy ऑन Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.